हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोने में सुख का वादा छुपा हुआ है। एक टैब पर कोई वीडियो, एक क्लिक पर कोई डिलीवरी और हर स्क्रीन पर कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग को अभी यहीं और ज्यादा की लालसा से भर देता है। इस तेज रफ्तार और बेहद सुविधाजनक आधुनिक जीवन में हमने शायद ये समझ लिया है कि खुशी हमेशा हमारी पहुंच में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हर समय खुश रहने की हमारी कोशिश ही हमें दुखी बना रही है? क्या हम जितना सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही गहराई से किसी अज्ञात दर्द में धंसते जा रहे हैं? डोपामिन नेशन में स्टैनफोर्ड की प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर आना लेम्के हमें दिखाती हैं कि कैसे हमारी डोपामिन से भरी दुनिया, जिसमें हर चीज तेज, आसान और तात्कालिक है, हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। डोपामिन, जो हमारे दिमाग का इनाम देने वाला रसायन है, अब इतना अधिक और इतनी आसानी से मिल रहा है कि हम हर छोटी सी असुविधा से भी बचने लगे हैं। और जितना हम दर्द से बचते हैं उतना ही जीवन का सुख भी फीका पड़ने लगता है। इस किताब में लेखिका न सिर्फ वैज्ञानिक आधारों को आसान भाषा में समझाती हैं, बल्कि असली केस स्टडीज और अनुभवों के जरिए यह भी दिखाती हैं कि कैसे साधारण लोग इस चक्रव्यूह में फंसते हैं और फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर लेम्के ये नहीं कहती कि सुख बुरा है, बल्कि वो यह समझाने की कोशिश करती हैं कि जब सुख का पीछा अंधाधुंध हो जाता है, जब हम लगातार डोपामिन हिट्स के पीछे भागते रहते हैं, तो सुख खुद हमारे लिए एक जाल बन जाता है। वह जाल जो हमें सुन्न कर देता है, असंतुलित बना देता है और धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति को कुंद कर देता है। ऐसे में जरूरत है खुद को समझने की, दर्द और सुख के बीच संतुलन बनाने की और यह जानने की कि हम क्यों बार बार उन्हीं आदतों में फंसते हैं जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। यह किताब सिर्फ डोपामिन के बारे में नहीं है। यह आत्म अनुशासन, ईमानदारी, शर्म, संयम और खुद से सच्चे रिश्ते की तलाश की भी कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सब कुछ खो दिया और फिर एक एक ईंट जोड़कर अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। और यह आपके लिए भी एक अवसर है समझने का, रुकने का और पूछने का कि क्या जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं वह वाकई हमें वो दे रहा है जिसकी हमें जरूरत है। तो आइए इस खोज में साथ चलें। इस खोज में जो हमें हमारी आदतों के पीछे छिपे विज्ञान, हमारे व्यवहारों के पीछे छुपे पैटर्न और हमारे सुख दुख के बीच छुपे गहरे संतुलन तक ले जाएगी। डोपामिन नेशन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम खुद को नए नजरिए से देख सकते हैं। चैप्टर 1, और मास्टरबेशन मशीन्स। आज की दुनिया में हमें खुशी पाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। एक क्लिक, एक स्वाइप या एक नोटिफिकेशन और हम डोपामिन की उस लहर में डूब जाते हैं जिसे हमारा मस्तिष्क इनाम के रूप में पहचानता है। लेकिन सवाल यह है कि जब हर चीज इतनी आसानी से उपलब्ध है तो हम लगातार बेचैन क्यों हैं? क्यों हमें सुकून नहीं मिलता और क्यों हम बार बार उन्हीं चीजों की तरफ खींचते चले जाते हैं जो हमें पल भर की राहत तो देती हैं, लेकिन दीर्घकाल में और भी खोखला कर देती हैं? इस पहले अध्याय में डॉक्टर आना लेम्के हमें सीधा उस सवाल की तरफ ले जाती हैं जो आधुनिक समाज की आत्मा को कुरेदता है। क्या हम खुद ही अपनी लत का निर्माण कर रहे हैं? क्या हमारे गैजेट्स, एप्स, एंटरटेनमेंट और वो तमाम डिजिटल सुख जिन्हें हम अपनी जरूरत समझ बैठे हैं, असल में हमें मानसिक रूप से बीमार बना रहे हैं? डॉक्टर लेम्के और मास्टरबेशन मशीन्स शीर्षक से न केवल व्यंग्य करती हैं, बल्कि एक गहरी बात भी कहती हैं। वह समझाती है कि कैसे आज के समय में बहुत सी चीजें जैसे वीडियो गेम, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया, अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग एक प्रकार की मानसिक हस्तमैथुन बन गई है, जिसमें हम बार बार डोपामिन की खुराक लेने के लिए झूठे सुखों का सहारा ले रहे हैं। वह कहती हैं कि पहले आनंद पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, कोई लक्ष्य हासिल करना होता था, कुछ त्याग करने होते थे। लेकिन अब तकनीक ने हमें इतने सस्ते और तुरंत मिलने वाले विकल्प दे दिए हैं कि हम लगातार रिवॉर्ड के लिए प्रोग्राम हो चुके हैं, बिना किसी वास्तविक प्रयास या उपलब्धि के। इस अध्याय में डॉक्टर लेम्के कुछ केस स्टडीज का जिक्र करती हैं जिसमें युवा लड़कों की पोर्न एडिक्शन से लेकर वयस्कों की डिजिटल डिपेंडेंसी तक के उदाहरण सामने आते हैं। एक विशेष केस है जैकब का, एक नौजवान जो हर दिन घंटों पोर्न देखने में डूबा रहता है और उसे यह आदत इतनी जकड़ चुकी है कि असली रिश्तों में उसकी रुचि खत्म हो चुकी है। वह अकेला, बेचैन और भावनात्मक रूप से सूना महसूस करता है। डॉ लेम्के बताती है कि जैकब जैसा अकेला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी न किसी डिजिटल मास्टरबेशन मशीन के गुलाम बन चुके हैं। चाहे वह टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स, इन सब का लक्ष्य है हमें अधिक समय तक बांध कर रखना और हर बार थोड़ा थोड़ा डोपामिन रिलीज कराना। लेकिन ये केवल व्यक्ति की कमजोरी नहीं है, यह एक सांस्कृतिक संकट है। डॉक्टर लेम्के ये बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आधुनिक समाज ने आनंद को अत्यधिक प्राथमिकता दे दी है।
सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चारों ओर घूमता है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। लेकिन जब डोपामिन की लहरें बार बार आती हैं तो हमारा मस्तिष्क अपनी संवेदनशीलता खोने लगता है। अब वही चीज जो पहले आनंद देती थी अब उसी मात्रा में संतोष नहीं देती। इसे डोपामिन टॉलरेंस कहा जाता है और फिर हमें उस पुरानी भावना को पाने के लिए और ज्यादा की जरूरत होती है। इस चक्रव्यूह को डॉक्टर लेम्के एक हीडोनिक ट्रेडमिल कहती है, यानी हम जितनी तेज दौड़ते हैं हमें उतना ही कम महसूस होता है, और जब हम रोकते हैं तब दर्द, अकेलापन, बोरियत और अस्तित्व का खालीपन सिर उठाते हैं। इसलिए हम फिर से उसी डोपामिन हिट की तरफ भागते हैं। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हुई रासायनिक असंतुलन की प्रक्रिया है। हम अपने दर्द से नहीं लड़ते, हम उसे छुपाते हैं, उसे सॉफ्टन करते हैं। डिजिटल शोर से हम नफरत करते हैं, खालीपन से, इसलिए हम उसे भरते हैं, चाहे नकली सुखों से ही क्यों ना हो। डॉक्टर लेम्के आधुनिक तकनीक कंपनियों की भी आलोचना करती हैं जो जानबूझकर हमारे मस्तिष्क के डोपामिन सिस्टम को हैक करती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया के लाइक्स, शेयर्स, नोटिफिकेशंस उसी तरह काम करते हैं जैसे कैसीनो की स्लॉट मशीन, हमें लालच में रखकर डोपामिन रिलीज कराते हैं। यही कारण है कि हम बार बार स्क्रीन चेक करते हैं, भले ही हमें पता हो कि वहाँ कुछ नया नहीं है। लेकिन इस अध्याय में सिर्फ समस्या नहीं बताई गई बल्कि इसके पीछे का विज्ञान और व्यवहारिक तंत्र भी समझाया गया है। डॉक्टर लेम्के न्यूरोसाइंस की सरल भाषा में ये बताती हैं कि कैसे डोपामिन केवल खुशी से जुड़ा नहीं है बल्कि यह वांटिंग यानी चाहत का रसायन है। जब हमें कोई चीज चाहिए, चाहे वह मिठाई हो, यौन सुख हो या सोशल मीडिया की मान्यता, तब मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है। लेकिन यह केवल लाइकिंग नहीं है बल्कि क्रेविंग, यानी यह हमें उस चीज को चाहने के लिए मजबूर करता है भले ही वह अंततः हमें नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हो। अध्याय के अंत में डॉक्टर लेम्के एक गहरी बात करती हैं कि जब तक हम अपने मास्टरबेशन मशीन्स को पहचान नहीं लेते, जब तक हम अपनी डोपामिन की जरूरतों को समझ नहीं लेते, तब तक हम केवल अपनी आदतों के गुलाम बने रहेंगे। परिवर्तन की शुरुआत तभी होती है जब हम असुविधा को सहना सीखते हैं, जब हम उस बेचैनी में बैठना सीखते हैं जहां से भागने की बजाय हम खुद को देखना शुरू करते हैं, और शायद वहीं से असली आजादी शुरू होती है। चैप्टर 2, रनिंग फ्रॉम पेन। हम इंसान हमेशा से ही दर्द से बचने की कोशिश करते आए हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या मानसिक। हम असुविधा को सहना नहीं चाहते, और आज की दुनिया ने हमें इतने विकल्प दे दिए हैं कि हम हर दर्द से भाग सकते हैं, बिना रुके, बिना ठहरे, बिना उसका सामना किए। लेकिन डॉक्टर एना लेम्के इस अध्याय में हमें यह सिखाने आती हैं कि जितना हम दर्द से भागते हैं उतना ही वह हमारे जीवन का पीछा करता है, छाया की तरह गहराता हुआ, छुपा हुआ और अंततः सब कुछ निगल जाने वाला। रनिंग फ्रॉम पेन अध्याय में डॉक्टर लेम्के इस बात की गहराई से पड़ताल करती हैं कि कैसे आधुनिक जीवन शैली ने हमारे दर्द से निपटने की क्षमता को लगभग खत्म कर दिया है। जहां पहले दर्द सहना जीवन का हिस्सा माना जाता था, जैसे थकान के बाद आराम, दुख के बाद शांति, प्रयास के बाद सफलता, वहीं अब हमें हर तकलीफ से फौरन छुटकारा चाहिए। सिर में दर्द हुआ तो पेन किल, दिल टूटा तो शराब या स्क्रीन टाइम, बोरियत हुई तो इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स। हम कहीं भी बैठना नहीं चाहते जहां कुछ न हो, और इसी बेचैनी में हम अपने मस्तिष्क को इस कदर उत्तेजित कर देते हैं कि उसकी मूड संरचना ही बदलने लगती है। इस अध्याय की शुरुआत एक केस स्टडी से होती है, टोनी नाम के एक व्यक्ति की कहानी से, जो एक सामान्य मेहनती पेशेवर था लेकिन धीरे धीरे शराब और ओपियोइड्स के जाल में फंस गया। शुरुआत में वह तनाव से राहत पाने के लिए थोड़ा बहुत पीता था, लेकिन फिर वही आदत दिनचर्या बन गई। टोनी के अनुभव से डॉक्टर लेम्के यह दर्शाती हैं कि कैसे दर्द से भागने की प्रक्रिया हमें नई समस्याओं में घसीटती है, समस्याएं जो मूल दर्द से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। और ये केवल टोनी की कहानी नहीं है, यह आज की पीढ़ी की मानसिक संरचना का प्रतिबिंब है। डॉक्टर लेम्के इस अध्याय में समझाती है कि दर्द और सुख दोनों एक ही तंत्रिका पथ पर चलते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक प्लेजर पेन बैलेंस होता है जो लगातार एक संतुलन बनाए रखता है। जब हम बार बार डोपामिन उत्प्रेरक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जैसे चीनी खाना, पोर्न देखना, वीडियो गेम खेलना, तो हमारा मस्तिष्क उस संतुलन को बनाए रखने के लिए पेन को बढ़ा देता है। यही कारण है कि बहुत अधिक सुख लेने के बाद हमें थकान, सुस्ती या उदासी महसूस होती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, शरीर खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। डॉक्टर लेम्के इसे एक झूले की तरह समझाती हैं। यदि आप झूले को सुख की तरफ बहुत जोर से धकेलते हैं तो वह अगली बार दर्द की ओर उतना ही तेज झूलता है, और जब हम दर्द के झूले को सह नहीं पाते तो हम फिर से उसी सुख की तरफ भागते हैं। यही चक्र हमें निर्भरता, लत और आंतरिक बेचैनी की ओर ले जाता है।
और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि जिस चीज से हम राहत पा रहे हैं वही हमें बार बार दुख की गहराइयों में धकेल रही है। इस अध्याय में लेखक समाज के उस पक्ष की भी आलोचना करती है जहां हमें हर तकलीफ से बचने के विकल्प उपलब्ध है, चाहे वह फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो या इमोशनल असुविधा। पेन को कोई स्वीकार्य अनुभव नहीं माना जाता। अगर कोई दुखी है तो उसे दबा दो, अगर कोई अकेला है तो उसे स्क्रीन दो, अगर कोई बेचैन है तो उसे मनोरंजन दो। लेकिन डॉक्टर लेम्के सवाल उठाती है, क्या यह राहत असली है या यह टेम्परेरी एनेस्थीसिया है जो मूल समस्या को और गहरा बना देता है? अध्याय में न्यूरोसाइंस के कुछ पहलू भी बड़े सहज तरीके से समझाए गए हैं। वह कहती है कि हमारे मस्तिष्क में रिवॉर्ड सिस्टम यानी इनाम तंत्र इतना संवेदनशील होता है कि जब हम बार बार उसे एक्टिवेट करते हैं तो वह डाउन रेगुलेट यानी कमजोर पड़ने लगता है। अब वही चीज जो पहले सुख देती थी अब बेअसर लगती है। इस स्थिति को डोपामिन डेफिसिट स्टेट कहा जाता है, यानी मस्तिष्क की सामान्य कार्य प्रणाली डोपामिन की लत में बाधित हो जाती है और तब व्यक्ति और भी बेचैन होता है और अधिक सुख की तलाश में जाता है और यह चक्र अनवरत चलता है। डॉक्टर लेम्के इस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता बताती हैं, पेन को आमंत्रित करना। इसका मतलब है असुविधा से भागने के बजाय उसके साथ बैठना, उसे महसूस करना और समझना। जब हम जानबूझकर छोटी छोटी तकलीफों को स्वीकार करते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना, असहज भावनाओं को टालने के बजाय उन्हें जिया जाना, तब मस्तिष्क अपने प्राकृतिक संतुलन की ओर लौटने लगता है। धीरे धीरे डोपामिन का स्तर स्थिर होता है और बेसलाइन यानी सामान्य अवस्था की बहाली शुरू होती है। अध्याय के अंत में डॉक्टर लेम्के एक भावनात्मक लेकिन सशक्त संदेश देती हैं कि जीवन में कोई भी बड़ी सफलता या मानसिक शांति केवल तब संभव है जब हम दर्द से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखें। असुविधा को टालने से सुख नहीं मिलता, बल्कि असुविधा में टिके रहने से ही सुख का असली स्वाद मिलता है। सुख तभी टिकाऊ होता है जब वह संघर्ष की गोद में जन्म ले, और यही जीवन का सच है कि जो सबसे कीमती है वह आसान नहीं होता। तो जब अगली बार आप किसी बेचैनी से भागना चाहें, किसी भी लत, आदत या लालच की ओर, तो एक पल ठहरिए, उस दर्द को महसूस कीजिए, क्योंकि वहीं उस बेचैनी की तह में आपका असली शांति का रास्ता छुपा हुआ है। चैप्टर 3 द प्लेजर पेन बैलेंस। जब हम जीवन में सुख की तलाश करते हैं तो बहुत कम ही सोचते हैं कि हर सुख की एक कीमत होती है, एक इनविजिबल बैलेंस जो हमारे दिमाग में हर वक्त काम कर रहा होता है। डॉक्टर आना लेम्के इस अध्याय में हमें उस गहरे न्यूरोबायोलॉजिकल सत्य से परिचित कराती हैं जो हमारे हर निर्णय, हर लालच और हर दुख के पीछे छिपा है। मस्तिष्क के भीतर मौजूद एक अदृश्य तुला, प्लेजर पेन बैलेंस। यह अध्याय किताब के अब तक के दोनों अध्यायों को एक वैज्ञानिक ढांचे में समेटता है और हमें दिखाता है कि कैसे हर बार जब हम किसी सुखद अनुभव की ओर जाते हैं तो हमारे भीतर एक और शक्ति सक्रिय हो जाती है। वह है दर्द को संतुलित करने वाली प्रतिक्रिया। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि हमारा मस्तिष्क हमेशा संतुलन चाहता है। जब हम किसी उत्तेजक गतिविधि जैसे मिठाई खाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, गेम खेलना या ड्रग्स लेना के जरिए डोपामिन का तेज उत्सर्जन करते हैं तो मस्तिष्क इसे एक झूले की तरह महसूस करता है। डोपामिन का सुख वाला झूला जितनी तेजी से एक तरफ झूलता है, शरीर उसे बैलेंस करने के लिए उतनी ही तीव्रता से दूसरी ओर, दर्द की ओर खींचता है। यही वजह है कि किसी अत्यधिक सुख के बाद हमें अक्सर थकान, बोरियत, बेचैनी या उदासी महसूस होती है। यह मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है ताकि वह खुद को स्थिर स्थिति में वापस ला सके। यह सिस्टम लाखों सालों की विकास यात्रा में बना है। पहले के जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो सुख यानी भोजन, संभोग, आराम सभी चीजें दुर्लभ थीं। इसलिए डोपामिन की तेज लहरों का मतलब था यह चीज महत्वपूर्ण है, इसे फिर से पाओ। लेकिन आज की दुनिया में जब सुख हर कोने में उपलब्ध है, चटपटी चीजें, नग्नता, गेमिंग, गैजेट्स, तो डोपामिन बार बार निकलता है और शरीर को बार बार दर्द की ओर बैलेंस करना पड़ता है। इससे हमारे मस्तिष्क की संतुलन प्रणाली थकने लगती है और हम एक डोपामिन डेफिसिट स्टेट में चले जाते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर लेम्के एक और केस स्टडी का जिक्र करती हैं। एमिली नाम की एक लड़की जो एक सामान्य, होशियार और खुश दिखने वाली कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन अंदर से वह लगातार बेचैनी, चिंता और अनिश्चितता से जूझ रही थी। वह हर खाली समय को भरने के लिए स्क्रीन, स्नैक्स और सोशल मीडिया का सहारा लेती थी। शुरुआत में उसे आराम मिलता, लेकिन धीरे धीरे वह खालीपन और भी गहरा होता गया। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि एमिली का मस्तिष्क प्लेजर पेन बैलेंस को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, जिससे उसकी बेसलाइन खुशी की स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। वो जितना सुख पाने की कोशिश करती
उतना ही अधिक असंतुलन पैदा होता और यही अंततः डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्म अस्वीकृति की जड़ बन गया। इस समस्या का समाधान है पेन से गुजरना और इंटेंशनली डिस्कम्फर्ट चुनना। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए किसी भी डोपामिन सर्ज गतिविधि को रोक दें तो मस्तिष्क धीरे धीरे अपने बैलेंस को प्रीसेट कर लेता है। इसे वह डोपामिन फास्ट कहती है, जो अगले अध्याय में विस्तार से आएगा। लेकिन इस अध्याय में वह यह बताती हैं कि चाहे वह ड्रग एडिक्शन हो या सोशल मीडिया की लत या किसी व्यक्ति के बिना जीने की आदत, हर बार जब हम किसी चीज से सुख की उम्मीद करते हैं तो वह हमें उतना ही गहराई में दर्द की ओर भी ले जा रही होती है। लेकिन अगर हम दर्द से डरना छोड़ दें और थोड़ी देर के लिए उसे टिक कर महसूस कर लें तो मस्तिष्क का संतुलन धीरे धीरे बहाल होने लगता है। डॉक्टर लेम्के एक और दिलचस्प बात बताती हैं कि हम अक्सर पेन को सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक रूप में समझते हैं, लेकिन असल में पेन का सबसे गहरा रूप है मीनिंगलेसनेस। जब हम बार बार नकली सुखों से खुद को भरते हैं तो भीतर से जीवन का अर्थ खोने लगता है और तब ना तो सुख बचता है न ही दुख, बस एक खालीपन रह जाता है जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। प्लेजर पेन बैलेंस को समझना केवल एडिक्शन को रोकने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन और आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि अगर हम अपने दिमाग के इस झूले को पहचान लें, अगर हम समझ लें कि हर सुख के बाद एक दर्द आता है और हर दर्द के बाद एक संतुलन, तो हम अपनी भावनाओं से भागना बंद कर देंगे। हम रुकना सीखेंगे, देखना सीखेंगे और अंततः जीना सीखेंगे। अध्याय के अंत में वह हमें चुनौती देती हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए डिस्कम्फर्ट को झेल सकते हैं? क्या आप एक दिन बिना सोशल मीडिया, बिना शक्कर या बिना किसी डोपामिन हिट के रह सकते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने प्लेजर पेन बैलेंस को फिर से कैलिब्रेट कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो जो छोटी छोटी चीजें आपको पहले बेमानी लगती थी, जैसे धूप की गर्मी, चाय की खुशबू या किसी के साथ सच्ची बात, वही फिर से गहराई से सुखद लगने लगेंगी। प्लेजर और पेन का यह संतुलन कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि आखिरकार सच्चा सुख वही है जो अपने साथ थोड़ा सा दर्द भी लाता है, पर वो दर्द जो हमें मजबूत बनाता है, सतही नहीं बल्कि गहरा और स्थायी। चैप्टर 4, डोपामिन फास्टिंग। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारी दुनिया सुख की अत्यधिक खोज में खुद को दर्द के एक चक्रव्यूह में फंसा चुकी है। हमने जाना कि हमारे मस्तिष्क का प्लेजर पेन बैलेंस कैसे डोपामिन की लहरों से असंतुलित हो जाता है और कैसे हम बार बार उसी आनंद को पाने के लिए उन आदतों में फंसते चले जाते हैं जो हमें धीरे धीरे खोखला कर रही है। अब इस नए भाग सेल्फ बाइंडिंग की शुरुआत डॉक्टर आना लेम्के एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी उपाय से करती हैं, डोपामिन फास्टिंग, यानी अपने मस्तिष्क को डोपामिन की बाढ़ से कुछ समय के लिए मुक्त करना ताकि वह अपने मूल संतुलन में लौट सके। डोपामिन फास्टिंग का विचार बहुत नया लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन मानव व्यवहार में छिपी हैं। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि हमारे पूर्वजों को सुख बहुत कठिनाई से मिलता था। उन्हें भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था, सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था और रिश्तों को बनाए रखने के लिए त्याग करना पड़ता था। लेकिन आज हमें सब कुछ इतना जल्दी, इतना सस्ता और इतना आसान मिल जाता है कि हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को हर वक्त हाइपर एक्टिवेट कर दिया जाता है। यही कारण है कि डोपामिन फास्टिंग एक जरूरी अभ्यास बन गया है, ताकि हमारा मस्तिष्क उन सिग्नलों को फिर से महसूस कर सके जो वह लगातार उत्तेजना के कारण अनसुना कर रहा है। इस अध्याय में डॉक्टर लेम्के एक विशेष केस स्टडी के जरिए डोपामिन फास्टिंग की शक्ति को उजागर करती हैं। ये कहानी है जेसन टी, जो एक हाई परफॉर्मिंग टेक वर्कर था, लेकिन अंदर से बेहद थका हुआ, सुस्त और बेचैन महसूस करता था। वह हर सुबह उठते ही अपना फोन चेक करता, फिर कॉफी, फिर ईमेल्स, फिर मीटिंग्स और हर खाली पल को भरने के लिए सोशल मीडिया, गेम्स या वीडियो का सहारा लेता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना थका हुआ और असंतुष्ट क्यों है। डॉक्टर लेम्के ने उसे सिर्फ एक प्रयोग करने को कहा, 1 हफ्ते तक उन सभी चीजों से दूर रहना जो उसे तेज डोपामिन हिट देती थी, यानी एक प्रकार का डोपामिन फास्ट। शुरुआत में जेसन को यह बेहद कठिन लगा। उसे बोरियत, चिंता और खालीपन ने घेर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मस्तिष्क शांत होने लगा। वह चीजें जो पहले निरर्थक लगती थीं, जैसे टहलना, किताब पढ़ना या बस बैठकर खिड़की से बाहर देखना, फिर से सुखद लगने लगी। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि यह इस अभ्यास की सबसे सुंदर बात है। आपका मस्तिष्क अपनी सेंसिटिविटी वापस पाने लगता है और छोटी छोटी चीजों से भी डोपामिन उत्पन्न होने लगता है। डोपामिन फास्टिंग कोई फैंसी तकनीक नहीं है, यह एक बेहद ग्राउंडेड, सरल और अनुशासित तरीका है अपनी आदतों को रीसेट करने का। इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुशी को छोड़ दें या पूरी तरह सन्यासी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है वो उत्तेजनाएं जो हमें गुलाम बना रही हैं, उनसे थोड़ा ब्रेक लेना।
इससे हम ये समझ पाते हैं कि किन चीजों का हमें वास्तव में आनंद मिलता है और किन चीजों के पीछे हम सिर्फ आदतन भागते हैं। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि डोपामीन फास्ट में 2 प्रकार होते हैं। एक है शॉर्ट टर्म एब्स्टिनेंस, यानी कुछ घंटों या दिनों के लिए ब्रेक लेना, और दूसरा है लॉन्ग टर्म सेल्फ बाइंडिंग, यानी सीमित करना, टाइम टेबल बनाना या ट्रिगर से खुद को अलग रखना। वह कहती है कि सेल्फ बाइंडिंग इंसान की सबसे शक्तिशाली मानसिक रणनीतियों में से एक है। जब हम अपने व्यवहारों को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालते हैं, जैसे कि खाने का समय तय करना, फोन को दूसरे कमरे में रखना या कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना, तो हम अपने मस्तिष्क को साफ संकेत देते हैं कि कौन से इनपुट जरूरी है और कौन से हानिकारक। वह इस बात पर भी जोर देती है कि डोपामीन फास्टिंग में डिस्कम्फर्ट आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही हाई स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका होता है। लेकिन इसी डिस्कम्फर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी छुपी है। यही वो बिंदु होता है जहां हम अपनी क्रेविंग को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बिना तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दिए। यह अभ्यास माइंडफुलनेस जैसा है, जहां हम खुद को देखना शुरू करते हैं और हमारी आदतें हमारे ऊपर से अपना अधिकार खोने लगती हैं। इस अध्याय में डॉक्टर लेम्के ध्यान और चेतना के बीच संबंध पर भी प्रकाश डालती हैं। वह कहती हैं कि जब हम डोपामीन फास्ट करते हैं तो हमारी संवेदनशीलता वापस आती है। हम रिश्तों को और गहराई से महसूस करते हैं, प्रकृति को नोटिस करते हैं और खुद के साथ एक शांति का अनुभव करते हैं जो लगातार उत्तेजना में संभव नहीं था। यह मानसिक साफ सफाई की तरह, जैसे महीनों से जमा हुई धूल को हटाकर एक नया स्पष्ट दृश्य देखना। एक महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में सामने आती है वो यह है कि डोपामीन फास्टिंग कोई जादू की गोली नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक दरवाजा जिसके उस पार हमें अपने व्यवहारों को पहचानना, नियंत्रित करना और बदलना होता है। यह एक अभ्यास है, एक कमिटमेंट है और सबसे बड़ी बात, यह आत्म प्रेम का एक रूप है। क्योंकि जब आप अपने मस्तिष्क को इतना महत्व देते हैं कि उसे बार बार के स्टिम्युलेशन से थोड़ा आराम दे सकें, तो आप उसे हील होने का मौका दे रहे होते हैं। डॉक्टर लेम्के के अनुसार अगर आप एक डोपामीन फास्ट के बाद भी उसी आदत में लौट जाते हैं तो खुद को दोष न दें, यह सामान्य है। लेकिन हर बार जब आप कुछ देर रुकते हैं, एक पल के लिए ठहरते हैं और उस क्रेविंग को महसूस करके आगे बढ़ जाते हैं, तब आप अपने मस्तिष्क को एक नया मैप दे रहे होते हैं, एक नई दिशा जिसमें सुख सतही नहीं बल्कि गहरा, शांत और स्थायी होता है। तो अगली बार जब आप बिना वजह फोन उठाए या जब मन अनायास ही किसी तेज मनोरंजन की ओर खींचने लगे, तो एक क्षण रुकिए। शायद यही वह पल हो जब आप डोपामीन फास्टिंग की शक्ति को असल में महसूस कर सकें, क्योंकि असली आजादी वही होती है जब हम अपने दिमाग के मालिक बने, न कि गुलाम। चैप्टर 5 स्पेस, टाइम एंड मीनिंग। जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और हर क्षण भरने लगता है शोर, स्क्रीन और सूचनाओं से, तो कहीं न कहीं हमारे भीतर कुछ टूटने लगता है। वो जुड़ाव, वो आत्मिक स्पर्श जो जीवन को अर्थ देता है। डॉक्टर एना लेम्के इस अध्याय में हमें उस गहराई में ले जाती है जहां डोपामीन से परे, सुख और पीड़ा के उस झूले से परे जीवन के 3 सबसे मूलभूत तत्व खड़े होते हैं, स्पेस, टाइम और मीनिंग। वह समझाती है कि अगर हमें खुद को एडिक्शन, बेचैनी और खालीपन से बचाना है तो हमें इन 3 स्तंभों के साथ फिर से जुड़ना होगा। डॉक्टर लेम्के अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाली सच्चाई से करती है। आजकल के अधिकांश लोग अनर्थ की स्थिति में जी रहे हैं। सब कुछ है, सुविधाएं, मनोरंजन, संसाधन, कनेक्टिविटी, फिर भी कुछ भीतर से अधूरा है। वह कहती हैं कि हमारे एडिक्शन और मानसिक संकट की जड़ सिर्फ डोपामिन या रासायनिक असंतुलन नहीं है, बल्कि यह भी है कि हमने जीवन की बुनियादी संरचना खो दी है। खाली जगह, ठहराव और गहरे अर्थ की खोज। सबसे पहले वह स्पेस की बात करती हैं। आज की दुनिया में स्पेस यानी खालीपन एक डरावनी चीज बन चुकी है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, कोई भी अकेले नहीं बैठना चाहता, और अगर कहीं थोड़ी देर भी कुछ न हो तो हम फौरन स्क्रीन की ओर भागते हैं। लेकिन डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि यही खालीपन असल में आत्म जागरूकता का पहला द्वार है। जब हम अपने समय और मानसिक जगह में कुछ स्पेस छोड़ते हैं, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी सूचना के, तब हमारा मस्तिष्क वास्तव में सांस ले पाता है। वह पुनर्जीवित होता है, जोड़ता है पुराने अनुभवों को, सुलझाता है उलझनों को और देता है एक नई स्पष्टता। यही वो मेंटल स्पेस है जहां से अर्थ पैदा होता है। फिर आती है टाइम की बात, जो शायद हमारी सबसे दुर्लभ और सबसे बर्बाद की जाने वाली संपत्ति है। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि डोपामीन ड्रिवन बिहेवियर समय को इस तरह निगल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटे, 2 घंटे, पूरी रात बीत गई। वह इसे टेम्पोरल ब्लाइंडनेस कहती हैं, समय का वह गुम हो जाना जो एडिक्टिव व्यवहार की पहचान है। और जब समय का बोध खो जाता है तो जीवन की लिनियरिटी भी खो जाती है। वो क्रम, वो निरंतरता जो हमें किसी दिशा में ले जाती है।
वह कहती हैं कि हमें अपने समय को फिर से पवित्र मानना होगा, उसे सावधानी से खर्च करना होगा, जैसे कोई मूल्यवान संसाधन। समय में ठहराव, ध्यान और उद्देश्य लाकर ही हम उससे वह गहराई निकाल सकते हैं जो डोपामिन हमें कभी नहीं दे सकता। तीसरा और सबसे अहम है मीनिंग। डॉक्टर लेम्के बहुत ही सीधा लेकिन मार्मिक सवाल उठाती हैं। आप किस लिए जी रहे हैं? आपके दिन की गतिविधियों का अर्थ क्या है? अगर आपके सारे डोपामिन स्राव वाले व्यवहार हटा लिए जाएं, फोन, गेम्स, चीनी, शराब, सोशल मीडिया, तो क्या बचेगा आपके पास? क्या है ऐसा जो बिना उत्तेजना के भी आपको संतोष दे सके? मीनिंग का यह सवाल एडिक्शन से उबरने वालों के लिए सबसे निर्णायक होता है, क्योंकि जब तक कोई गहरा अर्थ नहीं होता तब तक क्रेविंग किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाती है। वह कहती हैं कि मीनिंग की खोज कोई दार्शनिक या धार्मिक बात नहीं है, यह एक जीवंत व्यवहारिक जरूरत है। मीनिंग वह दिशा है जो हमारी आदतों को एक लार्जर उद्देश्य में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति जानता है कि वह क्यों कुछ कर रहा है, जैसे अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए या आत्म विकास के लिए, तो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। मीनिंग डोपामिन के विरुद्ध एक दीर्घकालिक ऊर्जा बनती है जो व्यक्ति को शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठने की ताकत देती है। डॉक्टर लेम्के इस बात पर जोर देती हैं कि मीनिंग अचानक नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है स्पेस और टाइम के माध्यम से। जब हम खुद को अकेले समय में रखते हैं, सोचते हैं, रुकते हैं, अपने अनुभवों को पुनः देखते हैं, तब धीरे धीरे कुछ बनने लगता है। वह कहती हैं कि यह मीनिंग किसी एक घटना या उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि यह एक सतत निर्माण है। हर दिन, हर निर्णय और हर दर्द को स्वीकार कर एक दिशा में आगे बढ़ते रहने का। अध्याय में डॉक्टर लेम्के यह भी कहती हैं कि सेल्फ बाइंडिंग यानी खुद को सीमाओं में बांधने की असली सफलता तभी होती है जब उसके पीछे कोई उच्च उद्देश्य होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब छोड़ता है सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने कहा, तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। लेकिन अगर वह शराब छोड़ता है क्योंकि वह एक अच्छा पिता बनना चाहता है, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, तो उस निर्णय में गहराई होती है। यही गहराई होती है, यही अर्थ असल हीलिंग की नींव बनती है। डॉक्टर लेम्के कुछ सरल सुझाव भी देती हैं, जैसे हर दिन कुछ समय अकेले बैठना, बिना स्क्रीन के कुछ पल सिर्फ सांस लेने में बिताना, अपने समय को पर्पसफुल बनाना, चाहे वो पढ़ना हो, चलना हो या परिवार के साथ रहना हो, और खुद से रोज ये सवाल पूछना, मैं क्यों कर रहा हूँ ये जो मैं कर रहा हूँ? मीनिंग की यह खोज डोपामिन से नहीं आती, यह आती है प्रतिबिंब से, मौन से और धीरे धीरे चलने से। अध्याय के अंत में डॉक्टर लेम्के एक बहुत सुंदर बात कहती हैं कि मीनिंग कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, यह एक प्रक्रिया है जो हमारे हर छोटे निर्णय में पनपती है। जब हम स्पेस बनाते हैं, समय की कद्र करते हैं और अपने अनुभवों के भीतर अर्थ खोजते हैं, तब हम एडिक्शन के सबसे बड़े शत्रु को पैदा करते हैं, वास्तविकता का सामना करने की शक्ति, और वही शक्ति हमें स्वतंत्र बनाती है। चैप्टर 6 ए ब्रोकन बैलेंस। जब कोई जादू टूटता है तो पहले कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक अधूरी सी बेचैनी होती है, एक हल्की सी खलिश, जैसे कुछ छूट रहा हो। लेकिन क्या? यही सवाल डॉक्टर एना लेम्के हमें इस अध्याय में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे भीतर की प्लेजर पेन बैलेंस वाकई टूट चुकी है? क्या हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां डोपामिन ड्रिवन दुनिया ने हमारे मस्तिष्क के सबसे मौलिक तंत्र को गड़बड़ कर दिया है? ए ब्रोकन बैलेंस नामक यह अध्याय सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक गहरी, दर्दनाक लेकिन जरूरी झलक उस मानसिक तंत्र की जो आधुनिक जीवन के दबावों में टूटता जा रहा है। डॉक्टर लेम्के पहले हमें समझाती हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे प्लेजर और पेन को एक संतुलन की तरह संभालता है। यह कोई रूढ़िवादी नैतिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीव वैज्ञानिक व्यवस्था है। जब हमें कोई सुख मिलता है, जैसे मिठाई, तारीफ, सोशल मीडिया पर लाइक या ड्रग्स, तो मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है। पर डोपामिन के इस उभार के बाद शरीर संतुलन के लिए पेन इंड्यूसिंग रसायन छोड़ता है, जैसे ग्लूटामेट या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन जब हम बार बार प्लेजर को पुश करते हैं, हर घंटे रील्स देखना, गेम खेलना, ड्रिंक करना, नशा लेना, तो मस्तिष्क जवाब में पेन को बढ़ाता जाता है। और एक समय आता है जब पेन ही बेसलाइन बन जाता है, यानी हमें नॉर्मल महसूस करने के लिए भी डोपामिन चाहिए होता है। डॉक्टर लेम्के इस अवधारणा को न्यूरोडेप्टेशन कहती है, जहां रिपीटेड एक्सपोजर हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को थका देता है, डल कर देता है। अब वही चीज जो पहले खुशी देती थी, अब बस सामान्य महसूस करने के लिए जरूरी हो जाती है। वह उदाहरण देती है, जैसे पहले दिन कोई एक चॉकलेट खाने से खुश हो जाता था, फिर धीरे धीरे उसे 3-4 चाहिए होती है, और एक समय आता है जब 5 चॉकलेट भी कुछ महसूस नहीं कराती। यह वही ब्रोकन बैलेंस है। डॉक्टर लेम्के इस टूटे हुए संतुलन की कई छवियां प्रस्तुत करती हैं। टीनेजर्स जो घंटों टिकटॉक पर लगे रहते हैं लेकिन फिर भी बोर रहते हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स जो अल्कोहल और वर्काहोलिज्म से थक चुके हैं,
लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रहे, या वह माँ जो लगातार नेटफ्लिक्स बिंज करती है लेकिन फिर भी एंजाइटी से जूझ रही है। ये सब डोपामिन सीकिंग बिहेवियर्स है जो हमें भीतर से खाली कर रहे हैं। और इसका कारण है हमने पेन से इतना भागना सीखा है कि प्लेजर का कोई मतलब ही नहीं बचा। इस अध्याय में एक अहम केस स्टडी पेश की जाती है, एक 25 वर्षीय लड़के की जो पहले सिर्फ वीकेंड्स में गेम खेलता था, फिर हर रात, फिर दिन में भी। धीरे धीरे उसका डोपामिन थ्रेशोल्ड इतना हाई हो गया कि अब उसे न परिवार की बातों में मजा आता था, न दोस्तों में, न काम में। वह परमानेंटली डल महसूस करता था जब तक वह गेम न खेले। डॉक्टर लेम्के इस अनुभव को अनहेडोनिया कहती है, प्लेजर की अक्षमता। जब आपका रिवॉर्ड सिस्टम इतना डिसेंसिटाइज्ड हो जाए कि कुछ भी अच्छा न लगे। इस ब्रोकन बैलेंस का एक और पहलू है विथड्रॉवल। जब कोई व्यक्ति अपने डोपामिन सोर्स को रोकता है, जैसे शुगर, अल्कोहल, वीड या फोन, तो वह असहनीय बेचैनी में आ जाता है। यह विथड्रॉल सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक भी होता है। इरिटेशन, बोर्डम, डिप्रेशन और एक गहरी क्रेविंग जो कहती है बस एक बार और। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि यह विथड्रॉल फेज एक संकेत है कि आपका मस्तिष्क हीलिंग शुरू कर रहा है। जैसे ही डोपामिन का ओवरयूज रुकता है, वैसे ही पेन केमिकल्स का प्रभाव कम होने लगता है और मस्तिष्क खुद को रीसेट करता है। वह इस हीलिंग प्रक्रिया को होमोस्टैसिस रेस्टोरेशन कहती है, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। वह कहती हैं कि डोपामिन एब्स्टिनेंस या फास्टिंग के दौरान पहले कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं, फिर धीरे धीरे मस्तिष्क अपनी नई बेसलाइन पर आ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही चीज जो आपको डल लगती थी, जैसे सुबह की धूप, किताबें पढ़ना, किसी से बातें करना, फिर से सुंदर लगने लगती है। डॉक्टर लेम्के यह भी कहती है कि सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इस दर्द को देखकर वापस उसी डोपामिन सोर्स की ओर लौट जाते हैं। जैसे ही वे डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, वे समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है, जबकि असल में यही डिस्कम्फर्ट हीलिंग की पहली निशानी होती है। यह वही समय होता है जब सेल्फ रिस्ट्रेंट और अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अध्याय का एक और महत्वपूर्ण भाग है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क की खुद को बदलने की क्षमता। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि चाहे कोई कितना भी डीप एडिक्शन में क्यों ना हो, अगर वह सही नंबर दे, स्पेस बनाए और मीनिंगफुल गतिविधियां करे, तो उसका मस्तिष्क खुद को रीवायरिंग कर सकता है। यह प्रक्रिया धीमी होती है पर संभव है। इसलिए यह ब्रोकन बैलेंस स्थायी नहीं है, पर उसके लिए व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट का सामना करना होगा। अंत में डॉक्टर लेम्के एक बिंदु पर आती हैं जो पूरे अध्याय का सार है। हम आज डोपामिन की दुनिया में ऐसे जिए जा रहे हैं जैसे कोई झूला टूट चुका हो और हम गिरते जा रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि गिरना ही सब कुछ नहीं है। गिरने के बाद संभलना भी संभव है, और वो संभलना तभी होगा जब हम पेन को एक आवश्यक अनुभव माने, न कि कोई सजा। हमें प्लेजर के पीछे भागना नहीं है, बल्कि बैलेंस को खोजना है। और ये बैलेंस तो खोजना है, और ये बैलेंस तब मिलेगा जब हम खुद को डिस्कम्फर्ट के उस कठोर लेकिन सच्चे दर्पण में देखने का साहस रखें। डॉक्टर लेम्के कहती हैं, हीलिंग डजंट मीन नेवर फीलिंग पेन, इट मीन्स बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू फील इट विदाउट रनिंग अवे। यही वह शक्ति है जो डोपामिन की लत से बाहर निकलने के लिए चाहिए, और यही वह संतुलन है जो टूटा नहीं, सिर्फ धुंध में छिप गया है। अब हमें उसे वापस खोजना है। चैप्टर 7, प्रेसिंग ऑन द पेन साइड। हम इंसान अक्सर सुख की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि दर्द जो हम हर कीमत पर टालना चाहते हैं, असल में हमें बचा भी सकता है, हमें मजबूत बना सकता है। डॉक्टर एना लेम्के इस अध्याय प्रेसिंग ऑन द पेन साइड में हमें एक बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाती है। जहां पहले अध्यायों में यह बताया गया कि डोपामिन ड्रिवन प्लेजर की तलाश कैसे हमें थका देती है, यहां वह एक नई खोज पर ले जाती है। क्या होगा अगर हम जानबूझकर दर्द की ओर बढ़ें? क्या पेन को एम्ब्रेस करना हमारे अंदर वो संतुलन ला सकता है जो प्लेजर की अति से बिखर गया था? डॉक्टर लेम्के की शुरुआत एक चौंकाने वाले क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से होती है। कई पेशेंट्स जो क्रॉनिक एडिक्शन या प्लेजर सीकिंग बिहेवियर से जूझ रहे थे, उन्होंने खुद को पेन इंड्यूसिंग एक्टिविटीज के जरिए सुधारा। यह पेन कोई आक्रामक या डिस्ट्रक्टिव दर्द नहीं, बल्कि ऐसा डिस्कम्फर्ट था जो कंट्रोल्ड और पर्पसफुल था, जैसे कोल्ड शावर्स, इंटेंस वर्कआउट्स, फास्टिंग या साइलेंट रिट्रीट्स। ये वो व्यवहार है जिन्हें हम अक्सर जी हाँ, वह एक उस कलाकृति को बेच देगा। अब उस कलाकृति की कीमत अप्राकृतिक रूप से उसकी वास्तविक कीमत 100 रुपए से बढ़कर 130 रुपए हो गई। यह अति सामान्य उदाहरण है, लेकिन आज की वास्तविक दुनिया में बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। जब भी नई मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती है, हर चीज की कीमत ऊंची हो जाती है और आम आदमी को यह भ्रम होता है कि दाम बढ़ रहे हैं। उसे पता चलता है कि समय के साथ मुद्रा की कीमत लगातार गिरती जा रही है और वह उसी सामान को खरीद पाने में अक्षम होता जा रहा है जिसे बीते हुए कल तक वह आसानी से खरीद पाता था।
वह यही सोचता रह जाता है कि दिन ब दिन चीजें और महंगी होती जा रही हैं। उसे आभास नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वह इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार करता जाता है। वह इसे महंगाई कहता है, तो कीमतों में उछाल मुद्रास्फीति का एक लक्षण है। मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना है, जो सरकार समय समय पर करती रहती है। हालांकि यही केवल एकमात्र रास्ता नहीं है जिससे मुद्रा अस्तित्व में आती है। यह एक तरीका है जिससे केवल पहले चरण की मुद्रा का सृजन होता है। एग्जॉस्टन से जूझ रही थी। उसका डोपामिन फिक्स स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग और ऑनलाइन शॉपिंग से आता था। जब इनसे राहत न मिली तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर बिना फोन देखे कोल्ड शावर लेना, फिर 1 घंटे योग और जर्नलिंग करना। शुरू के 10 दिन उसके लिए यातना जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका दिन ज्यादा सेंटर्ड, फोकस्ड और काम हो गया था। यह डिस्कम्फर्ट उसका नया प्लेजर बन गया था, धीमा, गहरा और टिकाऊ। डॉक्टर लेम्के यह भी बताती हैं कि मॉडर्न लाइफ ने हमें पेन से इतना दूर कर दिया है कि हमारी टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। हम थोड़ी सी बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन या दुख को भी सह नहीं पाते। इसलिए जब भी डिस्कम्फर्ट आता है हम तुरंत डोपामिन की ओर भागते हैं। खाना, स्क्रोलिंग, गेम्स, शराब, शॉपिंग। यह डोपामिन क्विक फिक्स लूप हमारे ब्रेन सर्किट्स को शॉर्ट सर्किट कर देता है। लेकिन अगर हम डिस्कम्फर्ट के प्रति अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं तो हम डोपामिन के स्वाभाविक, धीमे और गहरे वर्जन तक पहुंच सकते हैं, जो केवल प्लेजर नहीं बल्कि संतोष भी देता है। इस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर लेम्के विस्तार से समझाती हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंटेंशन ड्रिवन सफरिंग के जरिए। एक मैराथन रनर दौड़ते समय बहुत दर्द झेलता है, लेकिन दौड़ पूरी करने के बाद जो डोपामिन सर्ज आता है वह बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। या एक कलाकार जो घंटों बैठकर प्रैक्टिस करता है, उसे बीच में बोर्डम होता है, लेकिन जब उसका काम पूरा होता है तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है वह शॉर्ट टर्म टिकटॉक डोपामिन से कहीं ज्यादा फुलफिलिंग होता है। इस पेन की खोज सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि इमोशनल पेन को भी कॉन्शियसली फेस करना हीलिंग में मदद करता है, जैसे थेरेपी सेशंस, जर्नलिंग या पास्ट ट्रॉमा पर विचार करना। ये पेनफुल एक्टिविटीज मस्तिष्क में वही सर्किट्स एक्टिवेट करती हैं जो डोपामिन रिच अनुभव करते हैं, लेकिन यह डोपामिन शैलो नहीं होता बल्कि ड्यूरेबल होता है। इस चैप्टर में एक टर्म आता है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, यानी डिस्कम्फर्ट को चुनना, न कि उससे बचना। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि यह डिस्कम्फर्ट जब चॉइस से आता है तब यह कंट्रोल देता है, और यही कंट्रोल एडिक्शन के उल्टे में होता है, जहां आप डोपामिन के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए अगर हम रोज थोड़ी वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट अपनी जिंदगी में शामिल करें तो हम अपने मस्तिष्क को फिर से बैलेंस करना सिखा सकते हैं। डॉक्टर लेम्के सुझाव देती हैं कि हर इंसान को अपनी पेन प्रैक्टिस बनानी चाहिए। हर दिन का कुछ हिस्सा ऐसा रखें जहां आप जानबूझकर डिस्कम्फर्ट से गुजरें। वह कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देती है। दिन में 1 घंटा फोन या इंटरनेट से दूर रहना, रोज 5 मिनट कोल्ड वाटर से हाथ पांव धोना, हर हफ्ते 1 बार फास्ट करना, किसी डिफिकल्ट ट्रूथ को फेस करना और उस पर जर्नल करना, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन को टालने की बजाय उसे इनिशिएट करना। इन सब का उद्देश्य है पेन से डरना बंद करना और उसे अपने पक्ष में काम में लेना। अध्याय का अंतिम हिस्सा एक पावरफुल रिमाइंडर देता है, प्लेजर में डूबे रहने से जीवन शैलो हो जाता है, लेकिन पेन के बीच से गुजरकर जो डोपामिन मिलता है वह आपको ग्राउंडेड, सेंटर्ड और अलाइव महसूस कराता है। डॉक्टर लेम्के हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली प्लेजर वो नहीं जो तुरंत और तेज हो, बल्कि वो जो धीरे धीरे गहराई से उठे और लंबे समय तक टिके। उनकी अंतिम पंक्तियां इस अध्याय की आत्मा को समेटती हैं। ट्रू जॉय इज नॉट इन द एस्केप बट इन द एंड्योरेंस, यानी सच्ची खुशी भागने में नहीं, टिके रहने में है। और जब हम पेन साइड पर दबाव डालते हैं तब डोपामिन हमें गुलाम नहीं बनाता बल्कि हमारे चरित्र को आकार देता है। चैप्टर 8, रेडिकल ऑनेस्टी, सच कहना, और वो भी हर कीमत पर सच कहना। ये बात सुनने में भले आसान लगे, लेकिन जब हम अपने मन, समाज और रिश्तों की पेचीदगियों में उतरते हैं तब समझ आता है कि रेडिकल ऑनेस्टी क्या वाकई आसान है। डॉक्टर अन्ना लेम्के इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती हैं जो अक्सर हमारी एडिक्शन, हमारी शेम और हमारे आइसोलेशन के जड़ में होती है, झूठ। और इसके उलट जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है वो है बिल्कुल ईमानदार होना, बिना किसी बनावट के, बिना शुगर कोट किए। डॉक्टर लेम्के का मानना है कि एडिक्शन और कंपल्सिव बिहेवियर सिर्फ डोपामिन सर्किट्स की बायोलॉजिकल समस्या नहीं है, बल्कि ये ऑफन डीपली साइकोलॉजिकल और इमोशनल रूप से जड़ पकड़ती हैं, और उनका खाद पानी होता है सीक्रेसी और डिसऑनेस्टी से। हम जब एडिक्ट होते हैं किसी सब्सटेंस के, किसी बिहेवियर के या किसी व्यक्ति के, तो हम अपने व्यवहार को छिपाने लगते हैं। हम बहाने बनाते हैं, बात घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी और सबसे ज्यादा खुद से। इस अध्याय की शुरुआत होती है जेकब
नाम के एक मरीज की कहानी से जो सेक्स एडिक्शन से जूझ रहा था। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, नौकरी अच्छी, रिश्ते मजबूत, पर भीतर एक गहरी टूटन थी। जेकोब हर बार ये सोचकर खुद से झूठ बोलता कि बस आज आखिरी बार, मैं इसे संभाल सकता हूँ, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उसने थेरेपी में पूरी ईमानदारी से अपने व्यवहार को स्वीकार करना शुरू किया, बिना शर्म और बिना बहाने के, तभी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि ये रेडिकल हॉनेस्टी सिर्फ थेरेपिस्ट से नहीं, बल्कि खुद से, अपने जीवन साथी से, अपने दोस्तों से थी। ये अध्याय एक बहुत ही गहरी मानवीय सच्चाई को छूता है। झूठ, शर्म और एडिक्शन एक चक्र की तरह एक दूसरे को जन्म देते हैं। जब हम किसी चीज के गुलाम होते हैं तो हम उस पर शर्म महसूस करते हैं। उस शर्म से बचने के लिए हम झूठ बोलते हैं और झूठ से गिल्ट और आइसोलेशन बढ़ती है, जो हमें फिर एडिक्शन की ओर और धकेलती है। ये साइकिल तभी टूटती है जब कोई अपने अंदर झांक कर कहता है, हाँ मैंने ये किया है, हाँ मैंने ये किया है, हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन अब मैं डर कर नहीं जीऊंगा। डॉक्टर लेम्के रेडिकल हॉनेस्टी को एक प्रकार की न्यूरोकेमिकल डिटॉक्स मानती हैं। वह बताती हैं कि जब कोई एडिक्ट सच बोलता है पूरी पारदर्शिता के साथ, तो उसके दिमाग में डोपामिन की मात्रा में गिरावट आती है, पर उसी के साथ एक और न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्सीटोसिन का प्रभाव बढ़ता है। और ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन है जो कनेक्शन, ट्रस्ट और बिलोंगिंग की भावना देता है। यानी ट्रूथ टेलिंग हमें डोपामिन ड्रिवन आइसोलेशन से निकालकर ह्यूमन कनेक्शन की ओर ले जाता है। यहाँ पर वह अल्कोहलिक्स अनोनिमस और नारकोटिक्स अनोनिमस जैसे सपोर्ट ग्रुप्स का उदाहरण देती है, जहां स्टोरी शेयरिंग और रेडिकल ट्रूथ टेलिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब एक एडिक्ट सबके सामने अपने फेलियर्स, क्रेविंग्स और शेमफुल एक्शंस को जोर से कहता है, तब हीलिंग शुरू होती है। यह कन्फेशन केवल गिल्ट हटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पेन को मीनिंग में बदलने का माध्यम बनता है। डॉक्टर लेम्के इस बात को बहुत सशक्त रूप में रखती हैं कि हमें रेडिकल ऑनेस्टी को सिर्फ एडिक्शन ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस की तरह अपनाना चाहिए। हर दिन कुछ क्षण ऐसे रखें जहां आप खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट हों। आज किससे मैंने कुछ छुपाया? किस जगह मैंने अपने डर को मास्क किया? क्या मैंने अपनी गलती स्वीकार की या उस पर पर्दा डाला? ये सवाल आत्मविश्लेषण के हथियार बन सकते हैं अगर हम उन्हें सच्चाई के चश्मे से देखें। अध्याय का एक बहुत मार्मिक हिस्सा है जहां डॉक्टर लेम्के खुद अपने निजी अनुभव साझा करती है। उन्होंने बताया कि जब वह अपने बेटे को लगातार फोन पर डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखती थी तो वह गुस्से में आ जाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने खुद के स्क्रीन टाइम के झूठ को स्वीकार किया अपने बेटे के सामने। उन्होंने माना कि वह भी कई बार डोपामिन फिक्स के लिए फोन पर जाती है। उस दिन पहली बार उनका बेटा उनके साथ बैठा और कहा, मम्मी मुझे अच्छा लगा आपने ये बताया, अब मैं भी कोशिश करूंगा। यह एक थेरेपिस्ट का नहीं, एक माँ का सच्चा क्षण था जिसने दिखाया कि हॉनेस्टी न सिर्फ हील करती है बल्कि ट्रस्ट और बदलाव की शुरुआत बन सकती है। अध्याय में डॉक्टर लेम्के 3 मुख्य पिलर्स देती हैं रेडिकल ऑनेस्टी को प्रैक्टिस करने के लिए। एक, ट्रूथ टेलिंग इन सेफ स्पेसेस। सबसे पहले ऐसे लोगों से शुरू करें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह थेरेपिस्ट, दोस्त या सपोर्ट ग्रुप हो सकते हैं। 2, सेल्फ कॉन्फ्रंटेशन विदाउट जजमेंट। खुद से बातें करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते, जजमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी से। 3, ट्रूथ एज डेली हाइजीन। जैसे हम रोज ब्रशिंग करते हैं वैसे ही हर दिन एक ईमानदार रिफ्लेक्शन करें, क्या मैं आज सच्चा था? डॉक्टर लेम्के हमें बताती हैं कि रेडिकल ऑनेस्टी सिर्फ हमारी रिलेशनशिप्स को नहीं बदलती बल्कि हमारे दिमाग के केमिस्ट्री को भी रिवायरिंग करती है। झूठ डोपामिन स्पाइक देता है, टेम्परेरी हाई, पर ट्रूथ ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन और वेलबींग। अंत में यह अध्याय हमें एक ऐसा मिरर थमाता है जिसमें देखने से डर लगता है, लेकिन अगर हम एक बार हिम्मत कर लें तो हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं जो अपने डर और शर्म से ऊपर उठ चुका है, जो एडिक्शन की जंजीरों को झूठ से नहीं बल्कि सच्चाई से तोड़ रहा है। डॉक्टर लेम्के की आखिरी बात हमें चुनौती देती है। एडिक्शन फ्लरिशेस इन द डार्क, ट्रूथ ब्रिंग्स इट टू लाइट, एंड ओनली इन लाइट कैन वी बिगिन टू हील। सच बोलना एक क्रांति है, हमारे दिमाग के भीतर, हमारे रिश्तों में और हमारी आत्मा के साथ, और यही है रेडिकल ऑनेस्टी की शक्ति। चैप्टर 9, प्रोसोशल शेम, शर्म। यह एक ऐसा भाव है जिससे हम भागते हैं, जिससे हम डरते हैं, जिसे हम दबाते हैं। लेकिन डॉक्टर आना लेम्के इस अध्याय में इस उल्टी सोच को चुनौती देती हैं। वे कहती हैं कि शर्म सिर्फ नकारात्मक नहीं है, सही दिशा में प्रयोग की गई शर्म, प्रोसोशल शेम, हमारे भीतर बदलाव का बीज बो सकती है। यह अध्याय एडिक्शन और कंपल्सिव बिहेवियर्स को एक और गहरे आयाम से देखता है, सामाजिक जुड़ाव और सामाजिक अस्वीकार के बीच की बारीक रेखा, और कैसे यह रेखा हमें या तो गिरा सकती है या उभार सकती है।
डॉक्टर लेम के अध्याय की शुरुआत करती हैं एक केस स्टडी से। डिलाइला, एक महिला जो पेन किलर्स की लत से जूझ रही थी। बार बार डिटॉक्स और रिलैप्स के चक्र में फंसी डिलाइला को सिर्फ दवाइयों की क्रेविंग नहीं थी, उसे क्रेविंग थी वैलिडेशन की, बिलोंगिंग की और उस शेम से छुटकारे की जो हर बार उसे और नीचे खींचती थी। लेकिन जब उसने एक 12 स्टेप रिकवरी ग्रुप ज्वाइन किया और पहली बार अपने एडिक्शन को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, तब उसके भीतर कुछ बदला। वह कहती है, मेरे लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि मुझे लगता था लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन जब मैंने अपनी कहानी सुनाई और किसी ने मुझे गले लगाया तो पहली बार लगा कि मैं अब भी इंसान हूँ। यही है प्रोसोशल शेम का जादू। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि शेम 2 तरह की होती है। एक टॉक्सिक शेम जो हमें खुद से नफरत करना सिखाती है, यह आइसोलेशन पैदा करती है और एडिक्शन को बढ़ावा देती है। 2 प्रोसोशल शेम जो हमें हमारी गलतियों को पहचानने, उन्हें स्वीकार करने और सुधार की ओर बढ़ने की ताकत देती है। यह कनेक्शन और हीलिंग का स्रोत बनती है। उनका तर्क न्यूरोसाइंस से भी बैक्ड है। जब हम पब्लिक कन्फेशन करते हैं, जैसे सपोर्ट ग्रुप्स में, हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है जो हमें बिलोंगिंग और वेलबींग का एहसास कराते हैं। वहीं जब हम अकेले शेमे में डूबे रहते हैं, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है जो हमें एंजाइटी, आइसोलेशन और रिलैप्स की ओर धकेलता है। डॉक्टर लेम्के एक और केस इंट्रोड्यूस करती हैं। केविन, जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन से जूझ रहा था। केविन ने वर्षों तक शेमे में छिपकर जीवन बिताया, किसी से अपनी परेशानी नहीं बताई क्योंकि वह सोचता था कि लोग उसे अबनॉर्मल समझेंगे। लेकिन जब उसने एक ऑनलाइन रिकवरी फोरम पर अपना अनुभव साझा किया और देखा कि हजारों लोग उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उसने पहली बार खुद को मॉन्स्टर नहीं बल्कि मानव समझा। यहाँ डॉक्टर लेम्के एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। When we see our shame reflected in others, it no longer isolates us, it connects us। यानी जब हमारी शर्म को कोई और पहचानता है, समझता है और स्वीकार करता है, तब वो शर्म एक पुल बन जाती है अकेलेपन से जुड़ाव की ओर। वे यह भी बताती हैं कि प्रोसोशल शेम को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण कैसे बनाए जाएं। कन्फेशन एज रिचुअल, चर्च की कन्फेशन बूथ्स हों या रिकवरी ग्रुप्स की स्टोरी टेलिंग सेशंस, ये सभी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स शेम को प्रोसेस करने का हेल्थी माध्यम बनाते हैं। नॉन जजमेंटल लिसनिंग, जब कोई अपनी गलती या कमजोरी साझा करता है तो सुनने वाले का दृष्टिकोण और हीलिंग में बड़ा फर्क लाता है। एक सपोर्टिव रिस्पॉन्स ही प्रोसोशल शेम को टॉक्सिक शेम से अलग करता है। कल्चरल नैरेटिव शिफ्ट, हमें अपने समाज की उस सोच को बदलना होगा जो हर गलती को कैरेक्टर फ्लॉ मानती है। हमें सिखाना होगा कि गलती करना इंसान होना है और उसे सुधारना भी है। डॉक्टर लेम्के इस बात को स्वीकारती हैं कि प्रोसोशल शेम एक डेलिकेट टूल है। इसे सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो यह उतना ही खतरनाक बन सकता है जितना लाभकारी। इसलिए रिकवरी स्पेसेस को कंपैशनेट और स्ट्रक्चर्ड रखना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में डॉक्टर लेम्के खुद की वल्नरेबिलिटी भी साझा करती हैं। वह बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने टीनेज बेटे को फोन की लत के लिए डांटा, लेकिन जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो पाया कि खुद उनकी स्क्रीन हैबिट्स भी आउट ऑफ कंट्रोल थीं। उन्होंने पब्लिकली अपने परिवार और पेशेंट्स के बीच इस हिपोक्रेसी को स्वीकार किया। इससे उन्हें शर्म महसूस हुई, पर उस शर्म ने उन्हें बेहतर मदर और थेरेपिस्ट बनने में मदद की। डॉक्टर लेम्के का अंतिम संदेश स्पष्ट है, हमें शर्म से नहीं डरना चाहिए बल्कि हमें उसे समझना चाहिए। प्रोसोशल शेम हमें गिराने नहीं, उठाने के लिए होती है अगर हम उसे सच्चाई, समुदाय और करुणा से जोड़ें। अध्याय के अंत में डॉक्टर लेम्के कहती है, शेम कैन बी पॉइजन बट इट कैन ऑल्सो बी मेडिसिन। द डिफरेंस लाइज नॉट इन द फीलिंग इटसेल्फ बट इन हाउ वी यूज इट। Shame that isolates destroys, shame that connects heals। यह पंक्ति पूरे अध्याय का सार है। प्रोसोशल शेम एडिक्शन के अंधकार में एक मोमबत्ती की तरह काम करती है। वह उजाला करती है उस जगह को जिसे हम सबसे ज्यादा छिपाना चाहते हैं। और कभी कभी हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। कंक्लूजन, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लगभग हर चीज, खुशी, आराम, उत्तेजना, ध्यान भटकाना, एक क्लिक की दूरी पर है। डोपामीन नेशन की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर डॉक्टर अना लेम्के हमें सीधे एक दर्पण के सामने खड़ा कर देती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें हम न सिर्फ अपने व्यवहार बल्कि पूरे समाज की आदतों और लालसाओं को साफ देख सकते हैं। यह हमें सिर्फ याद दिलाती है कि अनकंट्रोल्ड प्लेजर अंत में पेन बन जाता है और कंट्रोल डिस्कम्फर्ट हमें एक गहरी स्थायी खुशी की ओर ले जा सकता है। एक ऐसी खुशी जो मीनिंग, कनेक्शन और सच्चाई से उपजती है। और इसीलिए शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या हम इतना साहस रखते हैं कि हम अपने डोपामीन से भरे व्यवहार को पहचानें, उससे बाहर निकलें और एक गहरी, सच में इंसानी जिंदगी की ओर लौट सकें।
तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अन्ना लेम्के की किताब डोपामीन नेशन की संपूर्ण कहानी। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की परतों को खोलती है, बल्कि हमें आईना दिखाती है कि हम आज कहां पहुंच गए हैं। एक क्लिक, एक स्वाइप, एक बाइट, एक पफ, एक लाइक और डोपामीन की लहर हमें बहा कर ले जाती है, बगैर ये जाने कि उसका असर हमारे दिमाग, शरीर और आत्मा पर कितना गहरा हो रहा है। ये किताब केवल एडिक्शन या न्यूरोसाइंस की टेक्निकल बातें नहीं करती। ये किताब हमें खुद से जुड़ने की, खुद को समझने की और खुद से लड़ने की चुनौती देती है। आज के दौर में जब हर किसी को क्विक प्लेजर चाहिए, फास्ट सॉल्यूशंस चाहिए और रियल इमोशन से भागना जैसे एक लाइफस्टाइल बन गया है, तो ऐसी किताबें हमें पॉज करने पर मजबूर करती हैं। डॉक्टर लेम्के एक साइकियाट्रिस्ट होते हुए भी सिर्फ क्लिनिकल फैक्ट्स पर नहीं रुकते, बल्कि अपने मरीजों के अनुभवों को, अपनी पर्सनल लर्निंग्स को और मानव व्यवहार की जटिलताओं को इतनी सादगी और ईमानदारी से प्रस्तुत करती हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमसे ही बात कर रही हो, हमें ही समझा रही हो। उनके शब्दों में सच्चाई है, वल्नरेबिलिटी है और सबसे जरूरी उम्मीद है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो यकीन मानिए आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, बल्कि मीनिंगफुली जीना चाहते हैं। और मीनिंगफुल जीवन वो नहीं होता जिसमें हम हर दर्द से भागते रहें, बल्कि वो होता है जिसमें हम दर्द को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बना लेते हैं। डॉक्टर लेम्के ने हमें यही सिखाया कि हीलिंग एक लिनियर प्रोसेस नहीं है। ये गिरने, संभलने और फिर से उठने की कहानी है। ये एक अकेली लड़ाई नहीं है। इसमें कनेक्शन, कम्युनिटी और हॉनेस्टी की जरूरत होती है। और सबसे बढ़कर ये लड़ाई अपने दिमाग से है, अपने डोपामीन से है, अपने पैटर्न से है। इस किताब को पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब हम इसके इनसाइट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं, जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं, जब हम खुद से पूछते हैं कि आज हमने रियल कनेक्शन कहाँ महसूस किया, जब हम अपनी लतों को पहचानते हैं और उन्हें जेंटली, धीरे धीरे ब्रेक करते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा डिस्कम्फर्ट अपनाएं, थोड़ा हॉनेस्टी चुने और थोड़ी कम्युनिटी खोजें, तो हम डोपामीन के इस तूफान में भी अपनी नैया चला सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक किताब को समराइज करना नहीं था। मकसद था एक सोच को जिंदा करना, एक डिस्कशन को जन्म देना और उस डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल बनाना जिससे हम अक्सर भागते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जो इस दौर में थक गया है, जो मीनिंग की तलाश में है या जो बस कुछ देर रुककर सांस लेना चाहता है। हम हर दिन डोपामीन के लिए नहीं जीते, हम कनेक्शन, पर्पस और पीस के लिए जीते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको उस रास्ते पर एक कदम भी आगे बढ़ाया हो, तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में साथ देने के लिए। आगे भी ऐसी ही सोच झकझोर देने वाली किताबों की समरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अंदर की आवाज सुने और याद रखें, प्लेजर तभी मजा देता है जब वो पेन से भागने का जरिया नहीं, मीनिंग की खोज का हिस्सा हो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और किताब की गहराई में।